Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about the past indefinite tense. इससे पहले मैंने टेंस के 5 वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, जहां से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस की पहचान है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी, आ, ई, ए दिया हो तो समझना कि वहां वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वह स्कूल जाता था, वे तेज दौड़ते थे, उसने खाना खाया, वह सो गई, वे तेज नहीं दौड़े। इस टाइप के वाक्य अगर आते हैं तो वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ध्यान दीजिए आप, यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी दिया होगा तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और यदि था, थे, थी नहीं दिया होता है, आ, ई, ए आता है यदि वाक्य के अंत में, तो भी वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक है डिड। डिड का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना है, चाहे वह सिंगुलर नंबर हो चाहे वह प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर अदर सेंटेंस में यूज होती है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर अदर सेंटेंस में यूज करना है। अदर सेंटेंस का मतलब नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, इनमें डिड का प्रयोग करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी नहीं बनती है। तो पूरे 12 टेंस में केवल 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी नहीं बनती है। एक तो पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये कि 5वां टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये दोनों टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है। पूरे 12 टेंस में यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों का प्रयोग होता है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव दिया गया हो तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और यदि सेंटेंस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव दिया गया होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हमें डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड का प्रयोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, इसलिए हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम समय बर्बाद ना करते हुए सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह पुस्तकें बेचता था। अब देखिए, इस वाक्य में लिखा हुआ है था, तो था से हमें यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यदि इस था को मैं वाक्य के अंदर से हटा दूं तो वाक्य में बचता है वह पुस्तकें बेचता। यह वाक्य ऐसा हो सकता है कि उसने पुस्तकें बेची, तो भी वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो किसी भी टेंस का वाक्य हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, सभी सेंटेंस को बनाने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाई जाती है, फिर वाक्य को पीछे से बनाते हुए आगे बढ़ते हैं तो वाक्य के अंतिम शब्द की अंग्रेजी बनाई जाती है, और जो सेंटेंस का अंतिम शब्द होता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो ये जो था है इसकी अंग्रेजी हम डिड के रूप में बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये वाक्य के ऊपर डिपेंड करेगा।
मतलब था, थे, थी की जो अंग्रेजी है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बनने वाली है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी नहीं बनती है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के आगे जो शब्द आएगा उसको वर्ब कहा जाता है। तो उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो देखिए इस वाक्य में सब्जेक्ट दिया है वह, तो वह की अंग्रेजी बनेगी ही मीन्स होता है वह। फिर वाक्य को पीछे से बनाते हुए आगे चलेंगे तो अंतिम शब्द है था। था क्या है, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि था की अंग्रेजी यहाँ पर नहीं बनेगी। यदि यह सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता तो हम था की अंग्रेजी डिड बनाते, बट हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, तो हम था को छोड़ देंगे। उसके आगे आ रहा बेचता, ये क्या है, वर्ब है। तो सेल मीन्स होता है बेचना। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होगा तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और यदि कोई दूसरा सेंटेंस दिया हो तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगी। तो सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या दिया है यहाँ पर, पुस्तकें। तो बुक मीन्स होती है पुस्तक। यदि एक पुस्तक की बात होती है तो हम अ बुक लिखेंगे, और यदि ढेर सारी पुस्तकों की बात होती है तो हम बुक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर एक पुस्तक नहीं बल्कि यहाँ पे पुस्तकें लिखा हुआ है, इसलिए हम अ बुक ना लिखते हुए हम बुक्स लिखेंगे। ही सोल्ड बुक्स, वह पुस्तकें बेचता था। आई होप यह सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता है तो देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, वह पुस्तकें नहीं बेचता था। अब यहाँ पर यह सेंटेंस नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाना है, जैसा कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनाई है उसी तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। अंतर केवल इतना है कि इसमें नहीं दिया हुआ है और नहीं की अंग्रेजी हमें नोट बनानी है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ही मीन्स होता है वह। अब आता है था। वाक्य को पीछे से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो अंतिम शब्द है था। तो था की अंग्रेजी हमें क्या बनानी है, डिड। था की अंग्रेजी हमें डिड बनानी है, मतलब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने डिड का प्रयोग नहीं किया था क्योंकि यह सेंटेंस अफर्मेटिव था, बट दूसरे सेंटेंस में हमें डिड का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि यह सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसलिए था की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी डिड। मैंने आपको बताया था कि नॉट की अंग्रेजी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद बनती है, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है तो डिड के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही डिड नॉट। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो आ रहा है वर्ब बेचना। तो सेल मीन्स होता है बेचना, तो यहाँ पर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव दिया होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और यदि सेंटेंस अदर दिया हो, अदर सेंटेंस का मतलब नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोनेगेटिव, तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव की बात हो रही है इसलिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की थी, नीचे वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेल यूज करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं हमने यहाँ पर यूज कर दिया है तो हम इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आ रहा अंतिम शब्द आ रहा है पुस्तकें, तो हम यहाँ पर बुक्स लिखेंगे। ही डिड नॉट सेल बुक्स। अब देखिए दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, ऊपर वाला सेंटेंस अफर्मेटिव था, नीचे वाला सेंटेंस नेगेटिव है। ऊपर वाले अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि नीचे वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हुआ है। ऊपर वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, जबकि नीचे वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाना है, जैसे क्या वह पुस्तकें बेचता था,
अब देखिए इस वाक्य में क्या लिखा हुआ है, तो यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, किसको, कितना, इस टाइप के वर्ड आते हैं, तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाता है। अब इस वाक्य में क्या लिखा हुआ है, तो वाट मीन्स होता है क्या, बट इसमें हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या की अंग्रेजी यहाँ पर वाट नहीं लगाना है। यदि यही क्या वाक्य के बीच में आता है तो हम वाट लगाते हैं, और यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा होता है तो हम वाट नहीं लगाते हैं। तो यह तो हो गया क्लियर कि वाट का प्रयोग कब करना है और कब नहीं करना है। सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है ही मीन्स होता है वहाँ। मैंने आपको बताया था कि वाक्य को पीछे से बनाते हुए आगे बढ़ना है, तो अंतिम शब्द क्या था, तो था की अंग्रेजी क्या बनेगी, डिड। तो डिड का प्रयोग हमें कहाँ करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे करना होता है। मतलब क्या से हमें यह पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के आगे करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर डिड का प्रयोग सब्जेक्ट ही के आगे करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ही रखना होता है। इसके बाद में वर्ब क्या आ रही है यहाँ पर, बेचना। तो सेल मीन्स होता है बेचना, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अदर सेंटेंस में होता है, और यहाँ अदर सेंटेंस मतलब इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद में उसके आगे वाला शब्द क्या है, पुस्तकें। तो बुक्स याना होती है पुस्तकें। डिड ही सेल बुक्स, क्या वह पुस्तकें बेचता था। आई होप ये तीनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा हम इस टेंस को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव, मैंने चाय पी। अब देखिए यहाँ वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। कैसे पता चला कि यहाँ वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें अगर मान लो यहाँ पर थी लिखा होता है, मैंने चाय पी थी, तो थी से हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यदि इस वाक्य में थी अगर मान लो नहीं लिखा हो तो फिर क्या आती है, वर्ब। यदि उस वर्ब में बड़ी की मात्रा, बड़ा की मात्रा या फिर ए की मात्रा अगर आती है तो समझ लेना कि वहाँ वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए यह वाक्य लिखा हुआ है मैंने चाय पी, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, फिर वाक्य को पीछे से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने की अंग्रेजी बनेगी आई मीन्स होता है मैं या मैंने। वाक्य को पीछे से बनाते हुए चलेंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सेंटेंस अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद में वर्ब क्या है इसमें, पीना। तो ड्रिंक क्या होता है, पीना। तो हम यहाँ पर ड्रिंक भी लगा सकते हैं और टेक भी लगा सकते हैं। जैसे चाय के लिए टेक का प्रयोग होता है, लेकिन अगर मान लो आप ड्रिंक का प्रयोग करते हो तो भी सेंटेंस को गलत नहीं माना जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर टेक का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर टेक की सेकंड फॉर्म यूज करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है चाय, तो यहाँ पर हो जाएगा टी, आई टुक टी, मैंने चाय पी। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता है तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, मैंने चाय नहीं पी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे आई मीन्स होता है मैं या मैंने। इसके बाद में यह सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी बनती है। हेल्पिंग वर्ब इसकी एक ही है, डिड। सभी के साथ डिड का प्रयोग होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज होता है, अतः हम डिड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो बनेगा आई डिड नॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं, पीना। तो ड्रिंक यानी पीना या टेक मीन्स पीना, तो हम चाय के लिए टेक यूज करेंगे, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं। तो नहीं का प्रयोग हम यहाँ पर कर चुके हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है चाय, तो यहाँ पर चाय की अंग्रेजी बनेगी टी, आई डिड नॉट टेक टी, मैंने चाय नहीं पी। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनती है। इसका आंसर कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।